खूब धमाधम आजकल इंडियन कंपनीज खूब अब्रॉड में एक्सपैंड कर रही है अपने बिजनेस को, खूब व्यापार बढ़ा रही है। ठीक है, मेन एग्जांपल्स, बढ़िया एग्जांपल्स क्या देख सकते हो आप? अभी चाहो तो गूगल पर रिसर्च करके देख लेना आप शाम को घर जाके। आपका महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, टीवीएस हो गई, ये खूब एक्सपैंड कर रहे हैं। आज से नहीं है, पहले से भी कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं लगता बस। टाटा की गाड़ी सिर्फ इंडिया में मिलती है क्या? सब जगह मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती थी, वो तो बंद कर दी उसने। समझ रहे हो? आफ्टर 1999 वॉर उन्होंने बंद कर दी। ये भी वैल्यूज है, देखो। खुद का धंधा बोलो बाद में, पहले देश। ही स्टॉप्ड सेलिंग कार्स इन पाकिस्तान। गाड़ियां बिकी रही थी, अच्छी खासी बिक रही थी वहां पे। टाटा का ऐसी थोड़ी है, खैर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस मतलब आजकल जो हमारे बिजनेसेस हैं वो नेशनल बाउंड्रीज के भी बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब कहां जा रहे हैं साहब? इंटरनेशनल। दे आर गोइंग इंटरनेशनल, दे आर एक्सपैंडिंग इन अब्रॉड, दे आर एक्सपैंडिंग इन द बियॉन्ड आवर कंट्रीज, है ना, बियॉन्ड आवर नेशनल बाउंड्रीज। हमारी बाउंड्रीज के भी आगे जा रहे हैं हमारी बिजनेस। सही बात है, ठीक है। तो इसी का यही हमारा टॉपिक और बड़ा टॉपिक है, अच्छे से सुनना। आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, इजी है। सो मैं इसको थोड़ा कंपैरेटिवली हल्का सा फास्ट स्पीड पे लूंगा, क्योंकि जल्दी समझ जाओगे तुम। इतना कोई वैसी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस क्या है ये? सर, इंटरनेशनलाइजेशन हैज इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। अगर अपन लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, पिछले 10 साल और 10 साल 20 साल अगर हम देखें, तो काफी ट्रेंडिंग में रहा है। हमारा ये ट्रेंड हो गया है कि हम भी आजकल बिजनेसेस कहां जा रहे हैं हमारे? अब्रॉड एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है। एंड बाहर जाने से क्या होता है सर? अगर हमारे बिजनेसेस बाहर दूसरे देशों में भी ओपन हो रहे हैं तो उससे क्या होता है? इट इनेबल्स अ बिजनेस टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स इन सर्च ऑफ ग्रेटर अर्निंग्स एंड लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। ये तीन बातें एक ही लाइन में बोल दी। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये तीन पॉइंट है अलग अलग। हम विदेश में क्यों जा रहे हैं? अब अपने बिजनेसेस को क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? रीजन बताओ। इन सर्च ऑफ ग्रेटर अर्निंग्स। क्यों महिंद्रा गई साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस क्यों बेच रही है वहां पे? इन सर्च ऑफ ग्रेटर अर्निंग्स, टू एंटर न्यू मार्केट्स, नए मार्केट्स में एंटर करने के लिए। एंड क्यों जा रहे हैं सर? बिकॉज ऑफ लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। समझ गए? आपके गुजरात के अंदर कितने ही लोग, गुज्जू पटेल, कहां पे बिजनेसेस कर रहे हैं? आपके पूरा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। क्यों? सस्ते रिसोर्सेज है वहां। दुनिया बोलती है इंडिया में लेबर सस्ता है, वहां और सस्ता है। समझ रहे हो? वहां तो वैसे ही भयंकर वो है ना, भुखमरी है, भयंकर हंगर है। वहां तो खाने को मिल जाए उनको, वही बड़ी बात है। सो दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेसेस इनटू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। समझ गए? वहां खूब सेटअप कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ चीप लेबर, बिकॉज ऑफ चीप रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मटेरियल भी वहां पे बहुत सस्ता है। तो ये सब कारण है, इसलिए आजकल फर्म्स जो है इंडिया की, दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेसेस इनटू अदर कंट्रीज इन रीजंस की वजह से। समझ गए? ठीक है। और हमको होता ही है यार, एक लिमिट के बाद हमको हमेशा लगता है ना, आदमी को हमेशा ग्रोथ चाहिए, है कि नहीं? जब अपने को ऐसा रियलाइज होता है कि यार ठीक है, अब अपन अपने देश के अंदर ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वी हैव एंटर्ड इनटू ऑल द मार्केट्स इन आवर कंट्री। अब इसके आगे क्या भाई? जब पूरे देश में जो तुमने सब अचीव कर लिया, अब इसके आगे क्या? इसके आगे तो अब अब्रॉड ही बचा ना। समझ रहे हो? तो आप भी जानते हो महिंद्रा ने इतना अचीव किया हमारे देश के अंदर, इतनी बड़ी टॉप की कंपनी बन गई, तो अब इसके आगे क्या? उसको भी तो ग्रोथ चाहिए जीवन में। आगे और बढ़ना है, आगे और बढ़ना है, तो कहां जाएगा? अब्रॉड ही जाएगा ना सर। तो क्यों जाते हैं हम? इंटरनेशनलाइजेशन क्यों होता है आजकल, क्यों हो रहा है सर? बिकॉज दे वांट टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। नए मार्केट्स में वो जाना चाहते हैं, ज्यादा अपनी अर्निंग्स को और बढ़ाना चाहते हैं, और बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। और क्यों जा रहे हैं अब्रॉड? बिकॉज ऑफ लेस एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज क्या है? चीप है। और सुनिएगा, एडिशनली एक्सपैंडिंग इंटरनेशनली इनेबल्स अ बिजनेस टू अचीव ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। अब देखो सर, अब आप इंडिया में भी बेचोगे, अब्रॉड में भी बेचोगे। आज महिंद्रा बना तो यही रहा है ना। अब आप सोचो, बना रहा है तो ज्यादा बना रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया में भी बेच रहा है, साउथ अफ्रीका में भी बेच रहा है, तो ज्यादा बना रहा है। ज्यादा बनाने से पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है? कम। पढ़ाया हमने वो एक्सपीरियंस कर्व। लार्ज वॉल्यूम पे प्रोड्यूस करने से पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? कम। प्रॉफिट्स क्या आएंगे? ज्यादा। तो ये बेनिफिट भी है ना? समझ रहे हो मेरी बात? खड़े रहना बेटा आज 15 मिनट।
सो एडिशनली इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने से क्या होता है सर, यू कैन अचीव ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, समझ गए मेरी बात, एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। लाइफ स्पैन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया में तो बहुत भयंकर कंपटीशन है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन है, समझ रहे हो, वो आया और कब बंद होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी आउटडेट हो रही चीज है। लेकिन अदर कंट्रीज में अभी भी उसके कुछ पुराने मॉडल्स अभी भी चल रहे हैं, समझ रहे हो, तो उससे क्या होता है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी लाइफ स्पैन बढ़ गई, समझ गए, तो वहां पे वो और बेच सकता है ना, पुराने भी तो स्टॉक पड़े रहते हैं, समझ गए मेरी बात। तुम्हारे देश में नाटक कर रहे हैं वो BS6 अब आप समझो, है ना, अब डीजल गाड़ियों में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनके देश में तो नहीं कर रहे ना, अब वो उसके पास तो पड़ी हुई है यूनिट्स, क्या करे। आपके यहाँ पे देश की जो गवर्नमेंट है ना, जो बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करे जा रही है, मैं अगर आपको बोलूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो बार बार करे जा रही है यार, कोई भरोसा ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी खरीदूं मैं, क्योंकि अभी खरीदूं महंगी गाड़ी और ये तो 10-5 साल बाद वो कर दे कुछ ना कुछ नया नहीं है ले आएंगे, BS6 की जगह BS8 आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। गाड़ियों में प्रॉब्लम गाड़ियों की वजह से नहीं आ रही, सरकार की वजह से ज्यादा आ रही है। कभी इथेनॉल में मिक्सिंग कर रहे हैं, देखा होगा आपने, है ना, कभी इथेनॉल में मिक्सिंग कर रहे हैं, कभी डीजल कार्स को डिस्करेज कर रहे हैं, कभी नए एमिशन नॉर्म्स ला रहे हैं। जबकि मान लो फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी 20 साल पुरानी है, उसमें से लेकिन कोई काला धुआं नहीं आ रहा, पॉल्यूशन PUC एकदम करेक्ट है, कोई पॉल्यूशन ही नहीं हो रहा उससे, सही है एकदम, गाड़ी की कंडीशन इज एकदम परफेक्ट, बट स्टिल वो चलने नहीं दे रहे दिल्ली में, आप समझ गए। तो ऐसे ऐसे नॉर्म्स तुम्हारी सरकार ला रही है ना, बाकी कंट्रीज में तो ठीक है मामला। और यू गो टू इटली, इटली में जाओ भाई साहब, विंटेज कार्स चल रही है, आप समझ रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ तो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, कीड़े कर रहे हैं वो, लेकिन वहां तो प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, तो इसलिए तो दे आर गोइंग अब्रॉड, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, वहां आप ज्यादा लंबे समय तक प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, समझ गए। आज इंडिया में आप ज्यादा बना ही नहीं सकते, क्यों, पता नहीं आगे साले कौन सी पॉलिसी लेके आ जाए, आप समझ रहे हो, बार बार नियम कीड़े कर रहे हैं ना। आज महिंद्रा भी है, आपको एक बात बताता हूं, महिंद्रा भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, जानबूझ के कर ही नहीं रहा, क्यों, बोले पता नहीं इनका क्या कुछ बदल दे, है ना, दे कैन चेंज एनीथिंग, इनका कुछ आइडिया नहीं है ना सर, समझ गए मेरी बात। तो ये है दीदी, हो रही है, अब क्या करें। अच्छा हो मैं, ठीक है ठीक है, खड़े रहेंगे अभी 5 मिनट, इतना भी मैं निर्दयी नहीं हूं। हाँ इधर देखो, तो ध्यान देना सब लोग, क्लियर है, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मिरर्स, अब अच्छे से लाइन सुनना, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मिरर्स द डोमेस्टिक फर्म्स इन द ग्लोबल फर्म्स। एक बात को समझो, मिरर क्या होता है, शीशा, समझो, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ये आपको सीधे एज इट इज कहां पे पहुंचा देती है, इट मिरर्स यू इन इंटरनेशनल मार्केट, आपको एक तरीके से वहां सीधे सीधे पहुंचा देती है। अगर आप क्या कर रहे हो, अच्छे से आपको क्या करनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करनी चाहिए, तो आपको कभी कोई इंटरनेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ रहे हो, मतलब आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इट मिरर्स द डोमेस्टिक फर्म्स इन द ग्लोबल मार्केट, सीधे उनको, सीधे आपको वहां पहुंचा देती है। आज तक अपन यहां काम कर रहे थे, इंडिया के लाडले बने हुए थे, समझ गए, बट विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट ये आपको बहुत हेल्प करता है, आपको सीधे एज इट इज किधर पहुंचा देता है, मिरर मतलब पहुंचा देना, उधर पहुंचा देता है, किधर, ग्लोबल मार्केट में एंट्री दिलवा देता है, समझ गए, ये कहने का इसका मतलब है। बट हेल्प तो करता है, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आज तक हमने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ी, वो हमारे देश के अंदर की बात पढ़ी थी, डोमेस्टिक मार्केट में कैसे चल रहा है ये और वो, कॉस्ट लीडरशिप, ये करना वो करना, थ्रेट ऑफ राइवल्स, वो सब अपन अपने देश तक ही सीमित थे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जब हम ग्लोबली जाते हैं तो आप समझो फैक्टर्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हम तो ये चैप्टर ही यही पढ़ रहे हैं ना, क्या नाम है इसका, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेरी बात को समझो, अगर हम अपने देश तक ही सीमित रहे, समझना, इफ वी लिमिट आवर सेल्व टू ओनली आर कंट्री, जैसे मान लो चलो मैं जयपुर जयपुर में पढ़ाता हूं, है ना, समझना एक एग्जांपल, तो अगर मैं जयपुर जयपुर में पढ़ाता हूं तो उतने फैक्टर्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अपने काम को बढ़ाऊंगा, पूरे इंडिया में पहुंचाऊंगा, तो और ज्यादा फैक्टर्स मुझे अफेक्ट करेंगे।
सोचो, इंडिया भी नहीं, अगर मैं और अब्रॉड में जा रहा हूं, सोचो पहले सिर्फ जयपुर जयपुर में था, फिर मैंने इंडिया में एक्सपैंड किया, फिर मैंने वर्ल्ड में एक्सपैंड किया, तो भाई वर्ल्ड में एक्सपैंड करने में तो और ज्यादा फैक्टर्स विल अफेक्ट यू। समझ रहे हो, अभी तक कम फैक्टर्स थे, डीजी पेस्टल, अभी तक तो आपके देश की चीजें आपको इफेक्ट कर रही थी, अब दूसरे के देश में आप एंटर कर रहे हो, तो अब तो और ज्यादा फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगी। समझ रहे हो, क्योंकि यू यू डोंट हैव टू जस्ट एनालाइज योर देश का एनवायरमेंट, अब आपको किसका भी देखना पड़ेगा, अब्रॉड का, दूसरे के देश में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, खुद की भी और वहां की भी, तुम्हारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट, उनका इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तुम्हारा समाज, उसका समाज, अब फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो यार वो तो है ही ना सर, लोगों को लगता है काम बढ़ता है तो चीजें आसान होती है, क्या नहीं, और मुश्किल होती है। समझ गए, बैठ जाओ। तो सिंपल है ना यार, काम को बढ़ाओगे तो मुश्किलें बढ़ती ही तो है, कॉम्प्लेक्सिटीज तो और बढ़ेगी, एनवायरमेंट और बढ़ेगा, और ज्यादा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात, तो फिर ये तो बात है, अगर आप काम को एक्सपैंड कर रहे हो, पहले आप अपने लोकली करते थे, आप अपनी स्टेट में करते थे, अपनी डिस्ट्रिक्ट में करते थे, तो तब फैक्टर्स कम प्रभाव, मतलब कम फैक्टर्स लगते थे आप पे, है ना। फिर जब आपने पूरे देश में काम को बढ़ाया तो थोड़े और फैक्टर्स बढ़े, अब अगर देश से भी बाहर जाओगे तो और फैक्टर्स विल अफेक्ट यू। आई कि नहीं आई बात समझ में, अरे बोले यस और नो, पक्का। तो इसलिए तो वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको मदद करता है डोमेस्टिक फर्म्स को ग्लोबल मार्केट में जाने में, एंड बट लेकिन क्या होता है, थोड़ा और क्या हो जाता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ गया मेरी बात, क्योंकि बढ़ गया ना लेवल। समझ गया मेरी बात, अब आपको और चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, इतना बढ़ जाता है। समझ गए, ये लाइन लिख दोगे। तो द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हेल्प्स, लिख लो चाहो तो, इट हेल्प्स द डोमेस्टिक फर्म्स इन ग्लोबल फर्म्स, बट क्या हो जाता है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, क्योंकि और बढ़ जाते हैं ना वेरिएबल्स। समझ गए क्या, अब आपको खुद के देश का डीजी पेस्टल तो देखोगे ही देखोगे, दूसरे देश का भी देखोगे। समझ में आया। एक और बात, तो सर जब भी आप अब्रॉड में जा रहे हो, व्हेन यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस इन अब्रॉड, तो क्या करना चाहिए, हमको इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए। अब एक वर्ड जोड़ दिया, अगर आपको अपने देश में बिजनेस को और बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके चलना चाहिए सर। और मैं कह रहा हूं अगर विदेश में भी एक्सपैंड करना है तो सर इंटरनेशनल प्लानिंग करनी चाहिए, बढ़िया वाली और बढ़िया प्लानिंग करनी चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। Scanning the external environment aids in identifying global market opportunities and threats। और फिर से वही बात, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस करने से क्या पता लगता है, ग्लोबल मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं। अगर अपन विदेश के एनवायरमेंट का भी एनालिसिस करेंगे तो हमें वहां के बारे में भी पता लगने लग जाएगा कि यार वहां क्या अपॉर्चुनिटीज है, वहां क्या थ्रेट्स है। समझ में आई मेरी बात, घर में बैठे रहेंगे तो पता नहीं लगेगा। अगर हम वहां के, कभी आप एक बात को समझो, जब आप इंटरनेशनल न्यूज देखने लग जाते हो, जब आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और ज्यादा एनालिसिस करने लग जाते हो, और ज्यादा वहां के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो पता लग ही जाएगा ना। घर में बैठे बैठे तो पता नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो कहने का मतलब, वही है ना। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, छोटा क्वेश्चन, पहले तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, मैं इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल बिजनेस, छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का, लिख लो, कई बार आ जाता है 2 मार्क क्वेश्चन। जो ग्लोबल बिजनेस होते हैं, ग्लोबल मतलब विच आर इन मोर देन वन कंट्री, जो एक से ज्यादा देशों में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल बिजनेस। सुना होगा आपने, एमएनसी नहीं सुना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो मल्टी नेशंस, ऐसी कॉर्पोरेशंस जो कई देशों में हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। अच्छा सर, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनमें 3 बातें होती हैं, सुनना, 3 विशेषताएं आप देख सकते हो उसके अंदर। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, नंबर 1, 3C, CCC, 3C होते हैं, सुनिएगा। पहला, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। मेरे को कोई भी मल्टीपल नेशनल, ये बनाओ, बताओ एमएनसी, कोई भी एमएनसी जो वर्ल्ड में हो, कई देशों में हो। मार्स चॉकलेट्स है, मार्स चॉकलेट्स मार्स चॉकलेट्स है, बढ़िया है सब जगह,
ठीक है भाई, बता रहा है मार्स चॉकलेट्स। अब कोई बड़ी जो कंपनी होती है जो कई देशों में है, वहां पे क्या क्या देख सकते हो आप, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। उनके यहाँ पे क्या होती है, कॉन्ग्लोमरेट मतलब इट इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। वहां पे क्या होंगी, उनके बहुत सारे बिजनेस होंगे, मल्टीपल यूनिट्स होंगी, देखी जा सकती है ना। आज टाटा है, टाटा इज ऑल्सो ग्लोबल कंपनी, महिंद्रा इज हैज ऑल्सो बिकम अ ग्लोबल कंपनी, कई देशों में है ना भाई। तो ये दे हैव बिकम अ ग्लोबल कंपनी, तो क्या देखा जा सकता है, पहली बात, दे हैव अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। बहुत इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कई देशों में फैले हुए हैं, बट ऑल आर कनेक्टेड टू ई, बट ऑल आर लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। तो सर सी से बेसिकली क्या हो गया, कॉन्ग्लोमरेट एंड कॉमन ओनरशिप। तो ग्लोबल कंपनीज के फीचर्स बताओ तीन। नंबर वन, सर ग्लोबल कंपनीज जो होती है इसमें बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और ये सबका मालिक कौन होता है, कॉमन ओनरशिप। समझ गए कहने का मतलब। दूसरी बात, दूसरा सी क्या है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस। सर ये सब क्या करते हैं, दे शेयर ऑफ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस। समझ गए, सबका एक कॉमन पूल बना रखा है इन्होंने, वहीं से रिसोर्सेस शेयर करते हैं। रिसोर्सेज में इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, एक दूसरे के हेल्प करते हैं, एक दूसरे को काफी हेल्प मिलती है इंफॉर्मेशन में भी। समझ गए, सोचो महिंद्रा गाड़ियों में भी है, एनर्जी में भी है, तो गाड़ियों वाला बिजनेस इसको एनर्जी में भी हेल्प करता होगा। आज ये ऑस्ट्रेलिया में एक्सपैंड कर रहा है, तो वहां के बिजनेस जो इन्होंने बढ़ाए हैं वो इनको यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ पास ऑन करते होंगे, जिनसे मदद मिलती होगी। तो दे शेयर अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। समझ गया, एक्सचेंज होता रहता है किस चीज का, रिसोर्सेज का, मनी का, क्रेडिट का, इंफॉर्मेशन का। दे एक्सचेंज पेटेंट्स ऑल्सो। समझ गए, ट्रेड नेम्स का, कंट्रोल सिस्टम्स का, तो ये सब क्या होते रहते हैं, इनमें शेयरिंग होती रहती है। सो दे हैव अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। समझ गया मेरी बात। और लास्ट वन, तीसरा सी क्या है भाई साहब, कॉमन स्ट्रैटेजी। सर द यूनिट्स रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रैटेजी, थोड़ी बहुत इनकी एक कॉमन स्ट्रैटेजी भी होती है, सिमिलैरिटीज होती है स्ट्रैटेजी में, दे शेयर अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। समझ गए, ऐसे जो इंडिया वाला है और जो ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा है, ऑब्वियसली इनका एक कॉमन स्ट्रैटेजी, थोड़ा बहुत तो कॉमन स्ट्रैटेजी होगा ही ना, क्योंकि जो मेन ग्रुप है उसका विजन तो सबका सेम होगा, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। तो दे शेयर अ कॉमन स्ट्रैटेजी ऑल्सो। तो तीन सी अपन ने पढ़े, बेसिकली पढ़े तो चार। पहला क्या था, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय अ कॉमन ओनरशिप। ये सबके मालिक कौन है, एक ही होते हैं, कॉमन ओनरशिप होती है इनकी। फिर सेकंड हमने पढ़ा, दे ऑल शेयर, जो मल्टीपल यूनिट्स है सभी देशों में, दे ऑल शेयर अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, मनी, क्रेडिट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब ट्रेड नेम्स शेयर करते हैं। फिर लास्ट वाले में क्या पढ़ा, दे ऑल शेयर अ कॉमन, दे हैव अ कॉमन स्ट्रैटेजी ना। चलो ठीक है भाई। अब अगला, इसी में बहुत सारे टॉपिक हैं। डेवलपिंग इंटरनेशनली, क्या कह रहा है ये, देखो डेवलपिंग इंटरनेशनली, छोटा सा ही कोई क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए। डेवलपिंग इंटरनेशनली, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग। सही बात है, आसान थोड़ी होता है, मतलब एक्सपैंड करना वो भी इंटरनेशनली, इट इज नॉट इजी। आपके देश में देखो, अपने को खुद का तो पता होता है ना, खुद के बारे में तो क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने को काफी चीजें ऑलरेडी पता है, वी हैव सम प्रायर इंफॉर्मेशन। लेकिन जब हम विदेश में जाते हैं तो हमें उसका कुछ भी, वहां का तो कुछ आइडिया है नहीं ना। यहाँ तो चलो चाचा ताऊ, कुछ ना कुछ रिश्तेदारी, कुछ ना कुछ जानकारी, पैसा चल जाता है हमारे देश में, थोड़ा हमको अपने देश के बारे में कुछ पता भी है तो हम चीजें मैनेज कर लेते हैं। इट इज इजियर टू मैनेज इन आवर कंट्री, ओन कंट्री, बट व्हेन वी गो इंटरनेशनली तो द थिंग्स बिकम्स लॉट डिफिकल्ट, लॉट लॉट कॉम्प्लेक्स। समझिए, क्योंकि हमें वहां का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। समझिए, तो और मुश्किल बढ़ जाता है, इट इज वेरी चैलेंजिंग एंड इट इज expensive also. सही है। Moving on in a thorough and structured manner is thus the ideal approach to adopt. तो फिर आइडियल अप्रोच क्या है, जब अगर हमें विदेश में जाके एक्सपैंड करना है तो आइडियल अप्रोच क्या है, मूविंग इन अ थॉरो एंड सिस्टमैटिक मैनर, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, सोच समझ के, स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक, सोच समझ के थॉरो मैनर में हमें क्या कर लेने चाहिए, अपने कदम उठाने चाहिए, स्टेप्स लेने, क्योंकि क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमें वहां की कुछ नॉलेज है नहीं। सो कैसे मूव ऑन, कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमको, थॉरो मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर। समझिए, क्लियर है किसी बात।
अरे ओ पाजी है, तो उससे क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं पहना, मेरे को तो नहीं लग रही। तो इधर देखो, द स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आर, सुनो ढंग से। नंबर वन, जब भी आपको विदेश जाना हो तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देखो बहुत आसान टॉपिक है। इवैल्यूएट, सबसे पहले जाने से पहले क्या करो, इवैल्यूएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। समझ गए मेरी, मैं पिछले 1.5 साल से, 1.5 2 साल से मेरा अब्रॉड जाने का चल रहा है, तो भाई चल ही रहा है, सोच ही रहा हूं, इतनी प्लानिंग चल रही है, इतना थॉरो, आप समझ रहे हो, क्योंकि ऐसी तो डिसीजन नहीं ले लूंगा ना यार, समझ लो, ऑल माई लाइफ आई हैव लिव्ड हियर, वहां पे यहां से वहां मूव करना, इट्स नॉट इजी थिंग। सो आई एम इवैल्यूएटिंग लॉट ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, व्हाट आई कैन डू देयर, क्या क्या मेरे पास वहां पे ऑप्शंस है। सो आई एम इवैल्यूएटिंग लॉट ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। आप समझ लो कहने का मतलब, समझ लो ना। सो ऑब्वियसली विदेश में जाने से पहले क्या करना चाहिए, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करना चाहिए। सही है। फिर एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को इवैल्यूएट करो एंड रेट देम, उनको रेट करो विद द इंटरनल कैपेबिलिटीज। रेट मतलब मैच करो खुद की कैपेबिलिटीज से। अपॉर्चुनिटी तो वहां बहुत है पहले तुम्हारे, लेकिन उससे तुम्हारे से मैच खा रही है क्या वो, ये भी तो देख लो। समझ गए, हेलो, समझ गए ना। पहला स्टेप क्या होता है बोलो, हाउ वुड यू गो इंटरनेशनली। नंबर वन, फर्स्ट वी विल इवैल्यूएट द ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड देन हम उनको रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर इंटरनल कैपेबिलिटीज। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से उसको मैच करेंगे ना भाई। दूसरा, फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, उनको इवैल्यूएट करेंगे, फिर स्कोप डिसाइड करेंगे, दायरा, कि वहां पे भी कितना एक्सपैंड करना है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ये थोड़ी है कि ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में महिंद्रा ने ओपन कर दिया, नहीं, तो वहां पे भी आपको स्कोप तो सोचना पड़ेगा ना, कि वहां पे कितने लेवल तक बढ़ाओगे। समझ गए, ऑस्ट्रेलिया में भी कहां कहां पर बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, यू विल डिसाइड द स्कोप। समझ गए, सो वी विल डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ आवर ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस। हमारे जो ऑपरेशंस है उसका क्या दायरा रहेगा, कितने लेवल पे हम वहां एक्सपैंड करेंगे, तो ये भी सोचना पड़ता है। तीसरी बात, क्रिएट द फर्म ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक तो तुम अपने देश के ऑब्जेक्टिव्स बनाते थे, अब वहां के भी बनाने पड़ेंगे। अभी तक तुम अपने देश में विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाते थे, अब ग्लोबली बनाने पड़ेंगे ना। जब एंटर कर रहे हो ग्लोबल मार्केट में तो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स भी तो बनाने पड़ेंगे। अरे है ना, समझ गए। तो तीसरा स्टेप क्या है, क्रिएटिंग ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। चौथा क्या है साहब, डेवलप द डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर ग्लोबल बिजनेसेस एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन। सर, जो ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल बिजनेस आप एक्सपैंड कर रहे हो, उनकी भी क्या बनाएंगे हम, स्ट्रेटजीज, और पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजीज। समझ गए। सो वी विल डेवलप द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज फॉर द ग्लोबल बिजनेस ऑल्सो, विदेश वाले के लिए भी बनाओगे स्ट्रेटेजी और पूरे बिजनेस के लिए भी बनाओगे। तो 4 स्टेप्स हो गए ना। सबसे पहले मैं क्या बोला, वी विल इवेल्युएट लॉट ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, देखेंगे वहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स है, फिर उनको रेट करेंगे किसके हिसाब से, खुद की इंटरनल कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको रेटिंग करेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया है। फिर हम अपना क्या डिसाइड करेंगे, स्कोप, कि हमारे ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस जो होंगे वो कितने लेवल तक होंगे, कितना कहां तक होंगे, क्या स्केल होगा उसका। तीसरे वाले में क्या करेंगे, वी विल क्रिएट ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, और चौथे वाले में क्या करेंगे, वी विल डेवलप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट। सो वी विल डेवलप अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, हमारे देश वाले बिजनेस के लिए अलग, वहां के बिजनेस के लिए अलग, एंड फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। समझ गए, खत्म। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। समझ गए, है नहीं नहीं, 2 नंबर में आ सकता है। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स बांट देते हैं वो कई बार। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 ABC, 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर बना देता है। जरूरी नहीं है MCQ, 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। चलो, अब व्हाई डू बिजनेसेस गो ग्लोबल। आजकल, अब आसान क्वेश्चन है, अब तो आजकल बिजनेसेस क्यों ग्लोबल जा रहे हैं, व्हाई बोल रहे हैं, व्हाई, तो यू रीजंस, व्हाई आर दे एक्सपैंडिंग ग्लोबली। तो क्या कारण है इसके, तो बहुत सारे कारण है सर। ठीक है, तो बहुत सारे कारण है, पहले यहां से पढ़ते हैं। नंबर 1, ऊपर भी पढ़ेंगे, पहले ये फिनिश कर लेते हैं, ऊपर वाले पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी।
देखो भाई क्या क्या कारण है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वाई डू बिजनेसेस गो ग्लोबल? लिख लो, 5 मार्क क्वेश्चन। वाई डू बिजनेसेस गो ग्लोबल? सो वाई आर दे गोइंग ग्लोबल? बताओ। बहुत सारे कारण है सर, तीन तीन चार तो हमने ऐसे ही पढ़ लिए, बिना देखे भी आप इसको बता सकते हो। बताओ। इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स, इसलिए जा रहे हैं विदेश में। भाई अपने देश के मार्केट्स को तो कवर कर चुके हो ना, तो नाउ यू वांट टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स, तो करने के लिए जा रहे हैं एक्सपेंड। दूसरा, इन सर्च ऑफ चीप रिसोर्सेज। सर हमारे यहाँ तो रिसोर्सेज थोड़े और महंगे हो गए, क्योंकि कारण क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वहां के अनयूटिलाइज्ड है, खाली पड़े हैं, तो उधर भी यूटिलाइज कर लो। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में काफी सस्ती चीजें, समझे। और फिर तीसरा क्या पढ़ा था, इन सर्च ऑफ ग्रेटर अर्निंग्स, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए। चार तीन पढ़ लिए थे, एक और बताओ। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल सर, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा देशों में अपने काम को फैलाएंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी हमारी। तो 4-5 तो पॉइंट्स ऐसे ही हो जाते हैं, समझ गए। तो बस ये लो भाई। तो फर्स्ट रीजन इज, वाई आर द फर्म्स इन इंडिया दे आर गोइंग ग्लोबल? वाई? नंबर 1, बिकॉज ऑफ द नीड टू ग्रो। सर हर आदमी एम्बिशियस होता है ना, तो कंपनीज की भी एम्बिशंस है। दे ऑल्सो वांट टू बिकम ग्लोबल, दे ऑल्सो वांट टू डू समथिंग न्यू, दे ऑल्सो वांट टू क्या बोलते हैं, एक्सपैंड इन देयर लाइफ, ग्रो इन देयर लाइफ। तो आजकल बिजनेसेस क्यों जा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं दूसरे देशों में? बिकॉज ऑफ देयर नीड टू ग्रो। सबको जरूरत महसूस होती है कि यार अब और आगे कैसे बढ़े, और आगे भी तो जाना है। वी हैव अचीव्ड ऑल द थिंग्स इन आवर कंट्री, नाउ व्हाट होता है ना। आदमी को मैं बोल रहा हूं ना, जिंदा रहने के लिए चैलेंजेस जरूरी होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, बोला नहीं यार पीस शांति बस अब बहुत हो गया, ऐसा आदमी डेड हो जाता है। लाइफ में चैलेंजेस ही आदमी को जिंदा रखते हैं। सो अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अगर इसलिए तो मैं बोलता हूं एक विजन बनाओ, अचीव करो, उसके बाद क्या जीवन खत्म हो गया क्या? नहीं, उसके बाद नया बनाओ, फिर उसके बाद नया बनाओ, फिर उसके बाद नया बनाओ। भाई इलॉन मस्क ने जीवन में एक बड़ा विजन बनाया होगा, तुम्हें पता है कि एक ही बनाया होगा? फिर एक बनाया बड़ा वाला, अचीव हो गया, फिर खत्म कर लिया क्या? नहीं, अभी भी लगा पड़ा है। अपन कई बार सोचते तो है ही ना दिमाग में, बोले और सर मुकेश के जितना पैसा हो तो आज तो अपन तो यार रिटायर हो जाए, सोचते हैं ना कई बार। बट दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ एक्चुअली। आपका जीवन चलता रहेगा तभी जब चैलेंजेस चलते रहेंगे, समझ रहे हो, एक से एक चैलेंज क्रिएट करते रहो, समझ गए मेरी बात। सो वही है, हर बिजनेस की क्या होती है, दे वांट टू ग्रो, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इससे आगे क्या? तो भाई जब डोमेस्टिक उन्होंने कवरेज कर लिया, तो अब इससे आगे क्या? नाउ दे वांट टू ग्रो अब इन अब्रॉड। तो पहला रीजन क्या है, व्हाई द बिजनेसेस आर गोइंग ग्लोबल? बिकॉज ऑफ देयर नीड टू ग्रो। The first and foremost reason is they want to grow in life, ठीक है। So that's why the organizations globally expand their operations। समझ में आई मेरी बात? सर वो अपॉर्चुनिटीज को टैप करना चाहते हैं, वहां पे भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो दे वांट टू टैप दोस, मतलब दे वांट टू गेट दोस, दे वांट टू एक्सप्लॉइट दोस अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए वो क्या है, दे आर गोइंग ग्लोबल, क्योंकि वहां पे क्या है, इंडिया वाली अपॉर्चुनिटीज तो आपने ग्रैब कर ली, वहां पे भी बहुत सारी है, तो उनको भी तो ग्रैब करना चाहते हैं हम। समझ गए मेरी बात? ये है। चलो, तो इसलिए हम जा रहे हैं। दूसरा रीजन, सर देर इज रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब। यार आजकल सर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़िया हो गया है, स्पीड या ट्रांसपोर्टेशन 2 मिनट में फ्लाइट पकड़ो, इधर से उधर उधर से इधर, समझ लो, फास्टर कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट। तो समय और डिस्टेंस दोनों ही क्या हो गया है, काफी श्रिंक हो गया है। तो विच हैज मेड इजियर यू टू एक्सपैंड इनटू अदर कंट्रीज। आज इजी, आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह आप देखो वर्चुअली पहुंच सकते हो 2 मिनट में। और वैसे भी डिस्टेंस वाइज भी आजकल फ्लाइट्स वगैरह हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी काफी खूब इजियर हो गया है, समझ गए हो। तो आजकल तो बहुत आसान है पहले के मुकाबले। आज अपने आप बिजनेसेस को एक्सपैंड कर सकते हो, एक जगह बैठे बैठे कई देशों में बिजनेसेस को रन कर सकते हो। बिकॉज क्यों कर सकते हो? बिकॉज सर ड्यू टू communication, faster communication and speedier transportation, things have become lot easier and there is shrinkage of time and distance। दूरी अब दूरी रही नहीं, समझ रहे हो। 3 घंटे में गोवा जाओ या वहां भी पहुंच सकते हो आप थोड़ी देर में, 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगा के कहां पहुंच जाओगे, दुबई, देख लो।
समझ गए मेरी बात? तो आप इजीली आप दूसरे देशों में जा सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो, समझ लो। इट डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम। चाइना जाना कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इधर ही तो है। समझ लो कि बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है, अरे इधर ही तो है। हल्का सा अरुणाचल प्रदेश के इधर गए तो चाइना। समझ रहे हो, पाकिस्तान से बसें चलती हैं, पाकिस्तान कौन सा दूर है, समझ रहे हो? तो भाई बहुत आसान हो गया है सर आज की डेट में बिजनेसेस को एक्सपैंड करना, तो इसलिए क्या जा भी रहे हैं, समझ गए? सो हम यही तो पढ़ रहे हैं क्यों बिजनेसेस आजकल ग्लोबल जा रहे हैं, बिकॉज सर कम्युनिकेशन फास्टर हो गया है, एंड जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड ग्रोइंग फाइनेंशियल फ्लो ऑफ फंड्स, फंड्स की भी कमी नहीं रहती यार, बैंक्स वैंक्स खूब है हेल्प करने के लिए आजकल तो खूब, तो इसलिए इट हैज बिकम लॉट इजियर टू एक्सपैंड ग्लोबली, दैट्स व्हाई द फर्म्स आर गोइंग ग्लोबल। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट सर, इसलिए भी फर्म्स क्यों जा रही हैं बाहर, बिकॉज इट इज बीइंग रियलाइज्ड दैट द डोमेस्टिक फर्म्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट, द डोमेस्टिक मार्केट्स आर नो लॉन्गर एडिक्वेट। आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट, नाउ व्हाट, अब इससे आगे क्या, समझ रहे हो? वो आपको अब एडिक्वेट लग ही नहीं रहा, बोले यार ये तो हो गया ना चीज, अब इसके आगे क्या, सो नाउ यू वांट टू एक्सपैंड, इसलिए विदेश में जा रहे हैं सर, बिकॉज अब वो उनके पैर बढ़ने लगे, होता ही है ना जब बच्चे के पैर चद्दर से बड़े होने लग जाते हैं, अब तो समझ रहे हो चद्दर छोटी पड़ने लग गई, पैर बच्चा बड़ा हो रहा है, समझ गए मेरी बात? तो फर्म्स आर एक्सपैंडिंग यार, फर्म्स की जो कैपेसिटी है, फर्म्स की जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन अब वो जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इनफ नहीं है, वो उसमें समा नहीं पा रही, तो बढ़ाएगी ना फिर तो काम को। नेक्स्ट सर, कई बार फर्म्स इसलिए भी विदेश में जा रही हैं बिकॉज वहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, बिकॉज यहां पे ज्यादा सीवियर हो रखा है। आपको एग्जांपल मैंने दिया था अभी थोड़ी देर पहले, किसका, बजाज का और टीवीएस का। बजाज और टीवीएस इनका जाने का कारण क्या है, मैंने बता दिया ना, इनका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन्होंने एक्सपैंड किया बिजनेस, क्या कारण था, क्योंकि यहां पे हमारे देश में तो ये बहुत ज्यादा परेशान थे बिकॉज ऑफ हैवी कॉम्पिटिशन, सीवियर कंपटीशन है हमारे देश में, वहां पे इतना है नहीं। मैंने क्या कहा था, वहां पे सिर्फ कौन थी, होंडा, तो इसलिए ये एक्सपैंड कर गए कहां पे, इजीली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि वहां पे कंपटीशन क्या था, कम, समझ गए? तो इसलिए भी जा रही है फर्म्स, समझ गए मेरी बात? द कंपटीशन प्रेजेंट डोमेस्टिकली मे नॉट एग्जिस्ट इन सम ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट्स, वहां इतना कंपटीशन ही नहीं है। महिंद्रा क्यों गया, महिंद्रा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, वहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, सो बिकॉज ऑफ लेसर कंपटीशन द फर्म्स आर गोइंग ग्लोबल, समझ गए? नेक्स्ट सुनो, देयर कैन बी, इसके अलावा और भी कई अदर रीजन हो सकते हैं, देयर कैन बी वेरिड अदर रीजन लाइक रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सर वहां पे चीपर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वहां सस्ते में मिल रहे हैं मटेरियल, और रिलायबल भी है, अच्छी क्वालिटी के भी है, कई बार अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज के लिए भी हम अब्रॉड जाते हैं, समझ गए? मे बी आपके देश में इतना बढ़िया नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरे देश में बड़ा अच्छा मिल रहा है, होता है, समझ गए? सो बिकॉज ऑफ चीप लेबर, बिकॉज ऑफ चीप रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ रिलायबल रिसोर्सेज, द फर्म्स आर गोइंग इन अब्रॉड कंट्रीज। Companies often set up overseas plants to reduce high transportation cost. अभी महिंद्रा अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक क्या कर रहा था, इंडिया में गाड़ी बना बना के वहां शिप के द्वारा भेज रहा था, बन रही थी यहां, फिर बाय शिपिंग वो वहां पे जा रही थी कार्स, फिर वहां बेच रहा था। अब इतनी ज्यादा वहां पे डिमांड बढ़ने लग गई, तो क्या होता है, शिपिंग में बड़ा पैसा लगता है, शिपिंग आसान थोड़ी है, उसमें भी बड़ा पैसा लगता है, तो उसको ये रियलाइज हुआ, बोले यार इससे हमारे प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं, तो वहीं पे प्लांट खोल लेता हूं, तो वहां पे उसने प्लांट बना लिया, वहां पे प्रोडक्शन भी चालू कर दिया। सो like Mahindra, a lot of other countries are also establishing their manufacturing plant ही वहां पे सेटअप कर रहे हैं, क्यों, टू रिड्यूस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, खुद की ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस करने के लिए। अभी फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कंपनी इंडिया में जब आई थी, पहले पहले जब आई थी 10-20 साल पहले, तो उस समय वही शिपिंग के द्वारा, अमेरिका से शिप्स के द्वारा गाड़ियां आती थी, तो महंगी पड़ रही थी वो, अच्छी खासी डिमांड बढ़ने लगी यहाँ पे, तो उसने क्या फैसला लिया, यहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना लिया, समझ गए मेरी बात? बस ऐसे इंडिया की तरफ से भी सोचो, इंडिया की कंपनीज भी वहां पे जाके क्या कर रही हैं, दे आर सेटिंग अप देयर प्लांट्स देयर, वहां पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं, क्यों,
टू रिड्यूस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहां से गाड़ियां ले जाके बेचेंगे, महंगा पड़ेगा, इससे बेटर है उधर ही खोल लो। समझ गया क्या? ऐसा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द राइज ऑफ सर्विसेज टू कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तीन सेक्टर्स होते हैं ना, अपन ने पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर, अरे याद करो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी। टर्शरी क्या होता है? सर्विसेज। अभी के टाइम पे दुनिया में सर्विसेज क्या है? बहुत ज्यादा है, समझ लो, एक्सपैंड कर रहा है बहुत धमाके से। और इंडिया में तो सर्विसेज बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा ये बात कि अपने देश में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 75% से ज्यादा जनता कौन सा काम करा करती थी? एग्रीकल्चर। पता है ना सबको, पढ़ा है आपने इकोनॉमिक्स में कि ज्यादातर जो हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के काम में ऑक्यूपाइड थी, है ना भाई? उस और इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और सर्विसेज भी कम थी। लगभग दोनों का ही इसका परसेंट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का कितना था? कुछ 7-8% था और ये कुछ 10% था। बाकी ये पूरा लगभग 70-80% क्या था? एग्रीकल्चर। लेकिन आप भी जानते हो तब से लेके इन 50-60-70 सालों में क्या हुआ है? देयर हैज बीन अ शिफ्ट। ठीक है, लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुए हैं। होने चाहिए थे ज्यादा किधर? इधर। यहां पे शिफ्ट होनी चाहिए थे, लेकिन ज्यादा किधर शिफ्टिंग हुई है? सर्विसेज। इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आया है ना, कमाई में, वो इधर से इंडस्ट्रीज में होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन हुआ किधर है? सर्विसेज में। और आज की डेट में ऐसा हो गया, 30-40% सर्विसेज हो चुकी है, काफी ज्यादा। और एग्रीकल्चर पे से डोमिनेंस कम हुई है। ठीक है, और किधर शिफ्ट हुई है? सर्विसेज में। आज पूरे दुनिया को हम सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया में बैठ के। समझ गए? इसलिए तो बोला वो कि इसलिए भी ग्लोबल हम जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज द राइज ऑफ सर्विसेज टू कॉन्स्टिट्यूट द सिंगल लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। दुनिया में भी सर्विसेज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसलिए इंडिया इंडिया मतलब इसलिए हम भी, हमारे देश की फर्म्स भी कहां जा रही हैं? अब्रॉड में जा रही है, क्योंकि बढ़ रही है सर्विसेज का मामला, बहुत बढ़ते जा रहा है ताबड़तोड़। समझ गए मेरी बात? चलो, एक और बात सुनिएगा। क्यों? वाई द बिजनेसेस आर गोइंग ग्लोबल? कितने सारे रीजंस पढ़ रहे हो? देखो भाई, 9-10 रीजंस पढ़ रहे हैं, कम से कम एग्जाम में 7 होने चाहिए। मैंने कहा ना, आईसीआई को पता है कि जब 10 रीजन से ज्यादा लिखे हुए हैं तो कम से कम 6-7 लिख के आने हैं आपको। समझ में आया? तो देखो भाई, नेक्स्ट रीजन, द अपरेंट एंड रियल कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स रीडिफाइंस द रोल्स ऑफ स्टेट एंड इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली हम कितने देशों के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? पढ़ा था ना अपन ने चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो सर क्या हुआ है? ओवर द इयर्स देशों ने क्या करना चालू कर दिया? बैरियर्स को कम करना चालू कर दिया है, एक दूसरे से फ्री ट्रेड करना चालू कर दिया है, खूब ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, बैरियर्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो इसलिए फर्म्स क्या है? दे आर गोइंग ग्लोबल। अभी हमने रिसेंटली क्या नाम है, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ना, हम तुम पे बैरियर्स लगाएंगे ना वो हमारे ऊपर लगाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे देश की कंपनियां अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर रही है, वहां पे भी माल बेच रही है, उनकी यहां बेच रही है। ऐसे ही हमने और भी कई कंट्रीज के साथ, रशिया हो गया, कई अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ हमने एग्रीमेंट्स, हमारे बैरियर्स क्या कर लिए? रिड्यूस। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस इनटू अदर कंट्रीज। तो आजकल क्या है सर, जो बैरियर्स पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होते थे, दूसरे देशों में एक्सपैंड कर ही नहीं सकते थे पहले, तो बहुत ज्यादा ट्रेड बैरियर्स थे। लेकिन आजकल वो बैरियर्स क्या हो चुके हैं सर? सिंप्लीफाइड, कम हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। समझ गए? तो आजकल क्या हो गया? इट हैज बिकम इजियर टू एक्सपैंड इनटू अब्रॉड कंट्रीज। तो इसलिए आजकल फर्म्स कहां जा रही हैं? ग्लोबल, बिकॉज द बैरियर्स हैव रिड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट, globalization enables the firms worldwide to form strategic alliances, countering economic and technological threats and capitalizing on their unique advantages। अब सुनना, बड़ी लाइन है। आजकल खूब फर्म्स, ग्लोबलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्म्स ग्लोबली इसलिए जा रही हैं। क्यों? टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेस।
क्योंकि उनके क्या बन रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं। आज आप देख रहे हो हार्ले डेविडसन हीरो के साथ, हार्ले डेविडसन यूएस की कंपनी है, इंडिया वालों के साथ क्या कर रही है, इंडिया की कंपनी के साथ अलायंस कर रही है, इंडिया वाली कंपनी उनके साथ अलायंस कर रही है। ऐसे ही इंडिया की कंपनी बजाज ट्रायम्फ, ट्रायम्फ कंपनी है अब्रॉड की, उसके साथ अलायंस कर रही है। तो ये क्या है, अलायंसेस काफी बढ़ रहे हैं, समझ गए। और हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक अलायंस चैप्टर नंबर 4 में, याद आया, एक्विजिशन, मर्जर, अलायंस। और अलायंस में क्या लाइन पढ़ी थी हमने कि ज्यादातर अलायंसेस कहां होते हैं, ग्लोबल मार्केट प्लेस में, समझ लो। नाइकी वाले हमारे देश की कंपनीज के साथ क्या कर रहे हैं, अलायंसेस कर रहे हैं, हमारे देश की कंपनीज भी उनके साथ कर रही हैं। तो ऐसे करके खूब हमारे देश का व्यापार बढ़ रहा है, समझिए। सो इसलिए फर्म्स क्या है, दे आर गोइंग अब्रॉड टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद देम, उनके साथ अलायंस करने के लिए हम जा रहे हैं। और इससे हम क्या कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आप भी जानते हो भाई साहब बहुत ताबड़तोड़ तेजी से क्या बढ़ रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। अब भारत की टेक्नोलॉजी तो आप भी जानते ही, हम क्लेवरनेस दिखा रहे हैं, हम स्मार्टनेस, वी आर डूइंग, वी आर जानबूझ के हम डेलिबरेटली जा रहे हैं अब्रॉड, जा जाके अलायंसेस कर रहे हैं, ताकि वहां पे जब कोई टेक्नोलॉजी आए तो फटाफट हमें भी उसका फायदा मिल जाए, एंड वी कैन काउंटर काउंटर द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स। अदरवाइज हम कहां रह जाएंगे, पीछे। सोचो, आज ये इंडिया की कंपनीज है, आज अगर ये क्या नाम है बजाज ट्रायम्फ के साथ नहीं करेगी तो पीछे रह जाएगी, रह गई। अब हीरो हार्ले डेविडसन के साथ कर रहा है, आपका मारुति सुजुकी टोयोटा के साथ कर रहा है। बड़ी गाड़ी बना रहा था क्या, इतने टाइम से बना पा रहा था क्या मारुति, बड़ी गाड़ी बना ही नहीं पा रहा था, 1500 सीसी के ऊपर के इंजन में की गाड़ी नहीं बना पा रहा था वो, समझ गया, एसयूवी नहीं बना पा रहा था कोई बड़ी। अगर आप क्या नाम है बोलो, नहीं सर एसयूवी तो कैसे नहीं आती, आती है, मैं उसकी मारुति की एसयूवी कौन सी आती है, ब्रेजा एसयूवी बोलते हो क्या आप उसको, इंडिया वाले खुद ही खुद को कुछ भी बोल लेते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल के खुश होते रहते हैं। इट इज नीदर एसयूवी, पहली बात तो कॉम्पैक्ट ही है वो, एसयूवी है ही नहीं, एसयूवी होती नहीं, एसयूवी के फीचर्स के लिए अलग चीजें होती हैं। ये हमारे देश में तो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, क्रॉस ओवर कहते हैं उसको, समझ, दीज कार्स आर कॉल्ड क्रॉस ओवर्स, लेकिन जनता को पता नहीं होता, कुछ भी बोल लेते हैं भाई साहब। लेकिन मेरी बात को समझो, बड़ी गाड़ी नहीं बना पा रही थी ना, तो फिर उसने अलायंस किया टोयोटा के साथ, समझ गए, टोयोटा को उसने छोटी गाड़ी बनाना सिखाया और टोयोटा उसको बड़े इंजन बनाना सिखा रहे, क्योंकि टोयोटा हैज द वर्ल्ड टॉप नंबर 1 वर्ल्ड क्लास इंजन, दुनिया में सबसे बढ़िया इंजन होते हैं कौन से, टोयोटा के। तब आप समझ रहे हो, अब टोयोटा के साथ जुड़ा रहेगा तभी तो नई नई टेक्नोलॉजी का फटाफट पता लग जाएगा, नहीं तो क्या रह जाएंगे पीछे। इसलिए हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम अलायंसेस ग्लोबली जा रहे हैं ताकि हम उनके साथ अलायंस करें और हम इजीली हमारे ऊपर फिर इकोनॉमिक और जो टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स हैं उनको हम इजीली क्या कर पाएंगे, काउंटरएक्ट कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे, समझ गए भाई। हमारे देश में क्या होता रहता है, सोचो, डिप्रेशन। अब सोचो हमारे देश में आ गया, लेकिन अपना व्यापार 4 और देश में फैला हुआ है, तो हम क्या कर पाएंगे, मैनेज। हमारे देश में डिप्रेशन है, वहां तो अच्छा चल रहा है ना, तो सरवाइव कर लेंगे। लेकिन अगर आप तुम पूरा पूरा का पूरा अपने ही देश में घुसे पड़े हो बिजनेस में, विदेश में एक भी तुमने एक्सपेंशन ही नहीं किया, तो तुम्हारा बिजनेस तो डूब जाएगा। वही डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब, आप एक्सपैंड करोगे अलग अलग मार्केट्स में, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो इन टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, समझ गए, ये है। तो आजकल इसलिए भी फर्म्स कहां जा रही हैं, ग्लोबली, काय के लिए सर, टू दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस सो दैट इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स को इजीली क्या कर सके, हम काउंटर कर सके और उनको कैपिटलाइज कर सके, उनका फायदा उठा सके। उनके साथ करोगे तो वो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो तुम्हें भी फटाफट पता लग जाएगा, तुम भी जल्दी सीख जाओगे, तुम पीछे नहीं रहोगे, फिर फटाफट आगे बढ़ो, समझ गए मेरी बात, ये है। आज आप देख ही रहे हो, क्या इंडियन कार्स की क्वालिटी फीचर्स बढ़िया होने लगे हैं क्या, यस, तेजी से अच्छे होते जा रहे हैं, बढ़िया होते जा रही है, समझ रहे हो मेरी बात। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी वाली गाड़ियां बनाने लग गए हम धीरे धीरे, लेकिन अब ये थोड़ा फास्ट होने लगा है, क्यों, इन्हीं की वजह से, क्योंकि अब हम उनके साथ मिलकर काम करने लगे हैं, तो जैसे ही वहां कुछ बढ़िया होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, हमें भी पता लग जाता है, हम भी सीख जाते हैं जल्दी जल्दी, सिंपल सी बात है। मतलब वही होता है ना, किसी के साथ अंग्रेजों के साथ रहोगे तो भाई उनके जैसा जल्दी जल्दी सीख जाओगे आप, समझ गए मेरी बात, तो वही चीज हो रही है भाई साहब। सन में है क्या, अरे बोले यस और नो, तो ये वाला मामला होता है।
ओ भाई, ठीक है, बस इससे ज्यादा बोल नहीं सकता मैं। चलो थोड़ा सा ही बचा है।